भाई आज की क्लास आप पूरी देखना। क्यों देखना? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरी क्वालिटी को जान पाए। 2013 से अब तक इतने विद्यार्थियों को पढ़ाया है, उसके बाद में भी अभी चैनल स्टार्ट किया और व्यू बहुत कम आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी लोगों को नहीं पता कि ये बंदा बहुत क्वालिटेटिव स्टडी करवाता है। देखो क्लास में क्या होता है, जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारे पास में वो स्टूडेंट 1 घंटे के लिए होता है। हम जो कहेंगे वो सुनेगा, उसको सुनना पड़ेगा क्योंकि वो क्लास छोड़ के जा नहीं सकता। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बंदा सोचता है कि अच्छा ये तो नया सा टीचर दिखता है, पता नहीं कैसा पढ़ाता होगा, स्किप करके चले जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आप आपसे पहली बार बोल रहा हूं, आप ये क्लास पूरी ले के देख लो। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करना चाहते हो, तो ईमानदारी से ये क्लास लेके देख लो। उसके बाद में आप खुद जान जाओगे कि मैं फेंकता नहीं हूं, मैं वास्तविकता बताता हूं। और ये वास्तविकता ही है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मैंने केवल 5 दिन शॉर्ट क्लासें बनाई थी और 5 दिन में 4000 लोगों ने सब्सक्राइब किया और क्लासें काफी वायरल हुई थी। इसका मतलब कुछ तो दम होगा यार, अनुभव तो है। 2013 से पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो है। नमस्कार साथियों, मेरे पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ाने का जो अनुभव है, वो अनुभव आज आपके इकोनॉमिक सर्वे के इस औद्योगिक विकास वाले चैप्टर में काम आने वाला है। कैसे काम आएगा? क्योंकि इसमें देखो हम पूरी जो टेक्निकल टर्म है वो समझाएंगे अच्छी तरीके से, और साथ में आपको वर्दी दर कैसे निकालते हैं, क्या जीडीपी होती है, क्यों ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बढ़िया ढंग से समझाऊंगा। और इसी कारण से जो डाटा है वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और आप ये एक क्लास पूरी लेकर देखो, उसके बाद में देखो क्लासें बहुत सारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। लेकिन मैं जोर देके इसलिए कह रहा हूं, आप कोई भी मेरी एक क्लास ले लो, अगर आप पूरी एक क्लास ले लोगे तो उसके बाद में आप क्लास छोड़ के नहीं जाओगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्यादा बढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, आप खुद क्लास लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखो हम पढ़ेंगे औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान की जो जीडीपी है, या कहें किसी भी देश की जीडीपी हो या किसी भी राज्य की जीडीपी हो, तो उसमें मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों का प्रमुख योगदान रहता है। जिसमें एक तो होती है कृषि एग्रीकल्चर क्षेत्र, दूसरा होता है उद्योग और तीसरा क्षेत्र होता है सेवा। एक तो है कृषि, एक है उद्योग और तीसरा है सेवा। अब इन क्षेत्रों का अलग अलग योगदान होता है। देखो ये जो कृषि उद्योग और सेवा है, ये है पहले चैप्टर में, जो हम अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उद्योग के बारे में। तो राजस्थान की जीडीपी क्या है? तो देखो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू उत्पाद कितने रुपए का है, या अपन मोटी मोटी भाषा में कहें कि राजस्थान की कमाई कितनी है, राजस्थान को कितना रेवेन्यू मिलता है, इसका मतलब वही राजस्थान की जीडीपी है। देखो विस्तार से नहीं पढ़ रहे हम, केवल समझने के हिसाब से देख रहे हैं कि जीडीपी क्या है, क्योंकि जीडीपी अलग से हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो ये जो जीडीपी है, इसमें किसका योगदान है? जैसे एक घर में मान लीजिए 4 सदस्य हैं और वो चारों अलग अलग जगह से पैसे कमा कमा के ला रहे हैं। जैसे एक बेटा है वो खेती करता है तो खेती से कुछ आमदनी करता है, एक बेटा है वो उद्योग में जाता है, और एक बेटा है वो सर्विस सेक्टर में, जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी में है या फिर कहीं पे प्राइवेट सर्विस में है वो। ठीक है, तो इन तीनों ने मिला के कितने रुपए कमाए, वो है जीडीपी उस घर की। ऐसे ही अपने राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें भी इन 3 क्षेत्रों का योगदान रहता है, और तीनों क्षेत्रों में जो उद्योग का योगदान है उसी को आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखो ये जो उद्योग का योगदान है, इसमें भी 4 उप क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में निम्न 4 उप क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अभी देखो याद करवा देता हूं। होता क्या है कि एक कोई घर है मान लीजिए, और उस घर में एक व्यक्ति तो ऐसा है, पहला व्यक्ति तो ऐसा, 4 भाई है मान लो। अब 4 भाइयों में से एक भाई तो ऐसा है जो कहीं पर चेजा बाटे पे जाता है। चेजा का मतलब होता है जहां पे वो कुछ ना कुछ कार्य करता है। जैसे वो खुद जाता है और निर्माण का कार्य करता है, जैसे मकान बना रहा है या कोई पुड़िया बन रहा है तो वहां पे वो जाता है। तो मकान पुड़िया आदि बन रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ निर्माण का कार्य हो रहा है। तो एक तो काम करता है ये। दूसरा जो भाई है वो किसी फैक्ट्री में जाता है, और उस फैक्ट्री में क्या होता है, वस्तुएं बनती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए वहां पे कार बन रही है, कोई कार बनाने की फैक्ट्री है, या अपन कहें कि कोई खिलौना बनाने की फैक्ट्री है। इसका मतलब कच्चा उत्पाद है, उस कच्चे उत्पाद से कुछ न कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाई जा रही है, तो वो हो गई अलग। तो इसको हम कहते हैं विनिर्माण। देखो डिटेल से भी समझाऊंगा अभी। तीसरा भाई क्या करता है? तीसरा भाई घर पे रहता है, और घर पे रहता है और किचन का काम करता है। किचन का काम करता है। अब किचन में जाता है तो सबसे पहले तो वो लाइट जलाता है, इसका मतलब विद्युत। सबसे पहले वो लाइट जलाता है, उसके बाद में वो क्या करता है, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब गैस को ऑन करता है, इसका मतलब विद्युत गैस। उसके बाद में वो बर्तन ढूंढता है कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो बर्तन ढूंढने के लिए उसको पता चलता है कि बर्तन है वो जूठे पड़े, तो सबसे पहले वो बर्तन को धोएगा, इसका मतलब वो नल चलाएगा, और नल चलाएगा तो जल की होगी आपूर्ति, और उससे फिर वो बर्तन धोएगा। उसके बाद में वो विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के माध्यम से खाना बनाएगा एवं अन्य
उपयोगी वस्तुएं। तीसरे भाई ने ये काम कर लिया। अब चौथा बच गया, वो जाता है खान में। खान का मतलब हो गया है या तो वो किसी कोयले के खदान में जाता है जहां से कोयला निकलता है, या फिर मान लीजिए वो छोटा मोटा जैसे कोई ऐसा कार्य है जहां पे थोड़ी सी मतलब गहराई तक ही खोदा और उसके बाद में कुछ ना कुछ निकाला, जैसे जो दबी हुई सभ्यताएं हैं उनको बाहर निकालना। तो कोयला ये तो हो गया खनन में, जहां पे बहुत गहराई तक खुदाई की जाती है, और कुछ ऐसा जहां पे कम ही गहराई तक खनन का कार्य किया जाता है। तो खनन और उत्खनन। अब देखो ये स्टोरी है, इसी में ये चारों शामिल हो गए। कैसे? देखो, राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में निम्न 4 उप क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। पहला है विनिर्माण। देखो, विनिर्माण और निर्माण दो चीजें हैं, दोनों में फर्क है। विनिर्माण का मतलब होता है कोई ना कोई चीज है उसका मैन्युफैक्चरिंग करना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कच्चे माल से पक्का माल बनाना। कच्चे माल से पक्का माल बनाना। जैसे मान लीजिए कपास है, तो उस कपास से कपड़ा बनाना, तो वो किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। और एक है निर्माण। निर्माण का मतलब है कंस्ट्रक्शन। जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, आप कोई पुलिया बना रहे हैं, तो ये सारे आते हैं कंस्ट्रक्शन में, मतलब निर्माण में। एक बाई तो गया इसमें, दूसरा गया इसमें, मतलब एक निर्माण कार्य करता है, एक विनिर्माण कार्य करता है, एक किचन संभालता है। किचन में सबसे पहले वो विद्युत लाइट ऑन करेगा, उसके बाद में गैस ऑन करेगा, उसके बाद में बर्तन धोएगा तो जल आपूर्ति, उसके बाद में वो अन्य उपयोगी सामान है वो काम में लेगा, तो अन्य उपयोगी सेवाएं। एक बच गया, कौन सा? खनन एवं उत्खनन। देखो इसमें भी फर्क होता है खनन और उत्खनन में। उत्खनन का मतलब होता है ऊपर ऊपर से खोदना, जैसे सभ्यताओं का उत्खनन किया जाता है। मान लो सवाल आ गया कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसका उत्खनन किसने किया था, ठीक है, तो उत्खनन वहां पे शब्द आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर से खोदा, बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं खोदा। और एक होता है खनन। खनन का मतलब होता है ज्यादा गहराई तक खोद के और फिर जो खनिज तत्व है उनको निकालना। तो खनन और उत्खनन ये भी इसके हिस्से हैं। और तीसरा आ गया ये वाला, चौथा आ गया ये। अब राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में इन 4 चीजों को शामिल किया जाता है। अब अपन बात करें कि जो जीडीपी है, मतलब जो आय है राज्य की, उसमें वृद्धि या कमी दो हिसाब से देखी जाती है। एक तो होती है स्थिर कीमतों पर, और दूसरी है प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों कह दो चाहे प्रचलित मूल्य पर। देखो स्थिर कीमतों पर कैसे निकाली जाती है और प्रचलित कीमतों पर कैसे निकाली जाती है, अब यहाँ पे गणित काम में आने वाली है। कैसे? देखो, आप ये सोचो कि कोई फैक्ट्री है, उसमें सन 2011-12 में शुरुआत 1 से होती है, तो हम 1, उसके बाद में 2, 11 और 12। तो वो जो कंपनी है उसमें सन 2011-12 में मान लीजिए ये जो मार्कर है वो प्रोडक्शन होता है वहां पे, तो मार्कर का प्रोडक्शन होता है, और मान लो कि 100 मार्कर वो बनाती है, और एक मार्कर की जो कीमत है वो 20 रुपया है, या 10 रुपए ले लेते हैं ताकि ज्यादा आसान रहे समझने में। 10 रुपए कीमत है एक मार्कर की, तो इसने कितने रुपए का प्रोडक्शन किया? तो 100 गुणा 10 हो गया 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया। तो हमने ये देखा कि भाई इस कंपनी ने 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया है। उसके बाद में अगर हम आज के हिसाब से देखें 2023 में, तो यही कंपनी 100 की बजाय मान लो 130 मार्कर बनाने लग गई, 130 पेन बनाने लगी। लेकिन आपको कीमत कौन सी लेनी है? आपको कीमत वही लेनी है जो 2011-12 में थी। 2011-12 में पेन की कीमत कितनी थी? 10 रुपए। हालांकि भाव बढ़ जाते हैं लेकिन आपको कीमत वही लेनी है 10 रुपए। तो हम 130 पेन को 10 से गुणा करें, इसका मतलब 1300 रुपए का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। अब पिछले साल मतलब 2011-12 की बजाय यहाँ पे इस साल 2023 में कितनी वृद्धि होगी? तो 1000 रुपए वृद्धि होगी 300 रुपए की। तो 1000 पर वृद्धि है 300 रुपए की, तो 100 पर वृद्धि कितने की होगी? तो 30 रुपए की। इसका मतलब प्रतिशत कितना आ गया? 30% आ गया। तो इसका मतलब ये जो वृद्धि है वो 30% की है। अब ये जो वृद्धि है वो 30% की तो आ गई, लेकिन कौन सी कीमत पे आई है? तो ये आई है स्थिर कीमतों पर। क्यों आई है? क्योंकि हमने जो कीमत ली है पेन की वो 2011-12 की ली है। 2011-12 में पेन का भाव क्या था? 10 रुपए प्रति पेन। और आज 2023 में भाव बढ़ चुका है, लेकिन हमने बढ़ावा भाव ना लेके 2011-12 का भाव लिया है, इसका मतलब 10 रुपए ही लिया है। और उसके हिसाब से हमने देखा कि 30% की वृद्धि हुई है। तो हम कह पाएंगे कि अगर हम 2011-12 के मूल्यों के हिसाब से ये देखें कि इस कंपनी ने कितनी वृद्धि की है, तो वो वृद्धि कहलाती है स्थिर कीमतों पर वृद्धि। शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। स्थिर कीमतों का मतलब हो गया कीमत को स्थिर रखना है। अब देखो ये चीज वही बता सकता है जो खुद गणित पढ़ाता हो। तो स्थिर कीमत का मतलब हो गया कीमत को स्थिर रखना है। उसके बाद में दूसरा है प्रचलित कीमतों पर। इसका मतलब अभी जो प्रचलन में कीमत है उसके आधार पे आपको कैलकुलेशन करनी है।
तो प्रचलित कीमत का मतलब हो गया आज के टाइम कीमत कितनी है। आज के टाइम कीमत जो भी होगी उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो मान लो 2011-12 में इसने 100 मार्कर बनाए थे, आज के टाइम में मार्कर कितने बना रही है 130, तो ये तो हो गए 130 मार्कर। अब भाव है वो जरूर बढ़ेंगे, 2011-12 में भाव थे 10 रुपए, लेकिन आज के टाइम में 10 में तो नहीं मिलेगा। तो हम उदाहरण मान लेते हैं, जैसे कितने रुपए 13 रुपए मान लेते हैं। अब 13 गुणा 13 कितना हो गया 69, 169, और ये 1690 रुपए आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1690 रुपए का इसने प्रोडक्शन किया, पहले कितने का कर रहा था 1000 रुपए का, तो इसके हिसाब से वर्दी कितनी हो गई तो 690 की, 690 की वर्दी। तो प्रतिशत वर्दी कितने की है तो 1000 रुपए है 690, तो 1000 रुपए पर वर्दी है 690 की, तो 100 पर कितनी हो जाएगी, कैलकुलेशन किया 3 जीरो कट गए और ये हो गया 69%। तो ये जो 69% की वर्दी आई है वो किस हिसाब से आई है, वो आई है प्रचलित कीमतों के हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कीमत ली है वो आज की कीमत ली है। तो दो चीजें होती है, अगर हम इस वर्ष में देखें कि प्रोडक्शन 130 पेन का हुआ है, तो 10 रुपए के हिसाब से कितनी वृद्धि की, तो 10 रुपए कब की कीमत थी 2011-12 की थी, इसका मतलब वो स्थिर कीमतों के आधार पर है, कीमत को स्थिर ही रखा है, 2011-12 में जो कीमत थी उसी को रखा है। तो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो जो वृद्धि आती है वो स्थिर कीमतों पर वृद्धि आती है, जबकि आज के टाइम पे इसका मूल्य है 13 रुपए, तो आज के मूल्य के हिसाब से अगर हम वृद्धि देखें तो वो 69% वृद्धि है, इसका मतलब ये प्रचलित कीमतों पर वृद्धि होती है। तो दो चीजें आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहाँ पे उदाहरण 2011-12 क्यों लिया, क्योंकि प्रचलित जो स्थिर कीमतें हैं उसके लिए आधार वर्ष है वो 2011-12 है। ध्यान रखना, स्थिर कीमतों के लिए आधार वर्ष कौन सा लिया जाता है तो 2011-12। तो बताओ प्रचलित कीमतों के लिए वर्ष कौन सा लिया जाता है, वही वर्ष लिया जाता है जिस वर्ष में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे हम आज के टाइम अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ष लेंगे 2023। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से यहाँ पे 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, इस कारण से 2022-23 वर्ष इसमें कैलकुलेशन में ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि जब पूरे राज्य की इनकम निकाली जाती है तब उसको कहते हैं जीडीपी, लेकिन इस जीडीपी में अलग अलग योगदान को देखें, क्षेत्रवार योगदान को देखें, जैसे कृषि का योगदान कितना रहा, उद्योग का योगदान कितना रहा और सेवा का योगदान कितना रहा। तो सेक्टर वाइज जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको जीडीपी ना कहकर जीएसवीए कह दिया जाता है। अब जीएसवीए की फुल फॉर्म क्या है, तो जी का मतलब है ग्रोस, एस का मतलब है स्टेट, वी का मतलब है वैल्यू, ए का मतलब है एडिशन, ग्रोस का मतलब होता है सकल, स्टेट का मतलब राज्य, वैल्यू का मतलब मूल्य और एडिशन का मतलब वृद्धि होना या वर्धन। तो सकल राज्य मूल्य वर्धन, सकल राज्य मूल्य वर्धन। अब जीएसवीए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जीएसवीए का मतलब होता है सकल राज्य मूल्य वर्धन या ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन। अब ये क्यों कहते हैं, क्योंकि जब जीडीपी है वो तो पूरे राज्य की आय हो गई, लेकिन उसमें सेक्टर वाइज कितने कितने रुपए हमें प्राप्त हुए हैं उसको हम जीएसवीए के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि एक तो स्थिर कीमत पर जीएसवीए और एक प्रचलित कीमत पर जीएसवीए कितना कितना है। ठीक है, तो हम टोटल जीएसवीए की बात करें तो उद्योग क्षेत्र में, भाई टोटल जीएसवीए तो हो गया जीडीपी, लेकिन यहाँ पे उद्योग क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर मूल्यों पर, मतलब स्थिर मूल्यों का मतलब हो गया आधार वर्ष 2011-12 लेना है, उस पर 6.32% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब इसको मैं गणित के हिसाब से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। देखो हुआ क्या कि राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में कितनी इनकम हुई, तो वो हम देखें 2011-12 के हिसाब से तो 1.36 लाख करोड़ रुपए की। ऐसे मानो कि राजस्थान की टोटल जो उद्योग क्षेत्र है जिसमें 4 उप क्षेत्र है, उन चारों से मिला के या सीधी भाषा में कहें उद्योग क्षेत्र से टोटल जो इनकम है वो 1.36 लाख करोड़ है, और आज के देखें तो 2.04 लाख करोड़ है। भाई आज मतलब 2022-23 में 2.04 लाख करोड़ है। अब कितनी वृद्धि हुई, तो देखना वृद्धि हमेशा पिछले साल की तुलना में निकाली जाती है। जैसे मैं कहूं कि इस बार कट ऑफ है वो 2% ज्यादा जाएगी, इसका मतलब पिछली भर्ती की तुलना में 2% ज्यादा जाएगी। ऐसे ही देखो यहाँ पे जो वृद्धि निकालते हैं तो इसका मतलब 2021-22 में कितनी इनकम हुई थी उद्योग क्षेत्र से और 2022-23 में कितनी इनकम हुई है उद्योग क्षेत्र में, यहाँ पे देखना है। तो 2021-22 में 1.91 लाख करोड़ रुपए की इनकम हुई थी। अब ये डाटा याद नहीं रखना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो 1.91 लाख करोड़ हुई थी पिछले सर्वे से, देख सकते हैं आप चाहे तो। अब यहां से देखें तो कितनी वृद्धि है, तो 1.91 से 2.04 तो कितनी वृद्धि होगी, तो 0.9 तो ये और 0.4 ये, तो 0.13 हो गए, इसका मतलब 0.13 इतने की होगी वृद्धि।
अब ये किस पर हुई है, तो 1.91 पर हुई है, तो बट्टे में क्या आएगा, 1.91 आएगा। प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है तो गुणा कर दो 100 से, कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 6.32%। इसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कैलकुलेशन करी है, याद नहीं रखना, आपको इतना ध्यान रखना 6.32% की जो वृद्धि है वो पिछले साल जो उत्पादन हुआ स्थिर कीमतों पर, उसकी बजाय इस साल कितना उत्पादन हुआ है उसके हिसाब से वृद्धि कैलकुलेशन करी है। मतलब पिछले साल अगर 100 रुपए कमाए थे तो इस बार 6.32 ज्यादा, इसका मतलब 106.32 रुपए हमने कमाए हैं। ये समझ में आ गया होगा शायद। तो स्थिर कीमतों पर तो जो वृद्धि है वो 6.32% की वृद्धि देखी गई है। इकोनॉमिक सर्वे में ये लाइन लिखी हुई थी, मैंने इसका अर्थ आपको समझा दिया है। दूसरी बात ये भी लिखी हुई है कि अगर हम 2011-12 से देखें तो धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ता गया, क्योंकि आय है वो धीरे धीरे बढ़ती है, खर्चे भी हालांकि बढ़ते हैं लेकिन आय धीरे धीरे बढ़ती है। तो टोटल आय है वो 1.36 लाख करोड़ से बढ़ के 2.04 लाख करोड़ बढ़ गई। अब यहाँ पे देखो एक चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगता है, कैसे, सिर्फ समझना है, याद नहीं रखना ज्यादा। जैसे मान लीजिए किसी वर्ष एक व्यक्ति की आय है 100 रुपए, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए तो ये हो जाएगी 110 रुपए। अब अगले साल फिर से अगर वृद्धि होगी तो वो इस 110 में होगी, तो 110 में 10% की वृद्धि करेंगे तो इस बार 11 रुपए की वृद्धि होगी वो, और वो 121 रुपए हो जाएगी। 110 से 120 नहीं होगी, 121 हो जाएगी, क्योंकि इस पर वृद्धि 10% की करते हैं तो 11 रुपए बढ़ेंगे और 121 हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई टोटल मिला के औसत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वही चीज यहाँ पे मैंने दर्शा रखी है कि वृद्धि हुई जैसे 2011-12 के बाद में 12-13 में, फिर 12-13 से 13-14 में कितनी वृद्धि हुई, वो जो वृद्धि का प्रतिशत है उसका एक औसत निकाल लिया जाए तो वो जो औसत है उसको कहा जाता है CAGR, कंपाउंड। सी का मतलब होता है कंपाउंड, मतलब चक्रवृद्धि, जैसे CI पढ़ते हैं ना अपन, कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे ही सी का मतलब है कंपाउंड, ए का मतलब होता है एनुअल, जी का मतलब होता है ग्रोथ, आर का मतलब होता है रेट। तो चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है, इसको CAGR के नाम से जाना जाता है। तो ये कितनी वृद्धि हुई, तो इसको अपन वार्षिक CAGR के नाम से जानते हैं। ये हुई है 3.71% की वृद्धि। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी प्रतिशत दर लगाई जाए कि यहां से यहां तक कितने साल हो गए, तो देखो 11-12 से 21-22 तो हो गए 10 साल, और एक साल ये, तो 11 साल में राशि बढ़कर 1.36 लाख करोड़ से 2.04 लाख करोड़ हो जाए तो वो जो CI की दर होगी वो 3.71% होगी। तो CAGR की गणना है वो आपको कैसे करनी है ये ध्यान नहीं रखना, समझना है कि CAGR का मतलब क्या है कि वार्षिक वृद्धि दर, और कौन से हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। तो CAGR कितनी है 3.71, इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है इसलिए पूछा जा सकता है। और वैसे पिछले साल की तुलना में देखें तो कितनी वृद्धि हुई है 6.32%। ये था स्थिर मूल्यों पर। दो चीजें याद रखनी है, स्थिर मूल्यों पर पिछले साल की तुलना में इस साल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो 6.32% वृद्धि दर्ज की गई है। अगर पूछा जाए कि 2011-12 की तुलना में वर्तमान में कितने प्रतिशत CAGR की वार्षिक वृद्धि हुई है, तो वो 3.71%। ये दो डाटा आपको याद रखने हैं, समझ में शायद आपके आगे होंगे। ऐसे ही देखो प्रचलित कीमतों पर अगर अपन कैलकुलेशन करें तो प्रचलित मूल्यों पर GSVA वर्ष 2011-12 में 1.36 था। ये सम्मान क्यों था दोनों में, क्योंकि भाई 2011-12 में यहाँ पर कीमत 2011-12 की ली गई और यहाँ पर भी तो 2011-12 में तो कीमत 2011-12 की ही ली जाएगी। अब आगे हम देखें 2022-23 में तो भी वहां स्थिर कीमतों वाले में तो कीमत 2011-12 की, लेकिन यहाँ पे प्रचलित वाले में कीमत बढ़ जाएगी। तो शुरुआत में देखें 2011-12 में तब तो दोनों की कीमत समान ली जा रही थी, इस कारण से प्रचलित मूल्य हो चाहे स्थिर मूल्य हो दोनों में जो डाटा है वो समान आएगा। तो GSVA अगर आपको 2011-12 का पूछे तो 1.36 लाख करोड़ था, स्थिर कीमतों पर भी यही था और प्रचलित कीमतों पर भी यही था। तो प्रचलित मूल्यों पर GSVA वर्ष 2011-12 में 1.36 लाख करोड़ था, जो बढ़कर अब कितना हो गया 2022-23 में, तो ये डाटा याद रखना है 3.58 लाख करोड़, 3.58 लाख करोड़। प्रचलित कीमतों पर 3.58 लाख करोड़ और स्थिर कीमतों पर 2.04 लाख करोड़। और वैसे ही अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो स्थिर मूल्य है उस पे डाटा कम आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि अपन पुरानी रेट ले रहे हैं जबकि वर्तमान रेट बढ़कर आ चुकी होती है, इस कारण से प्रचलित कीमतों वाला डाटा हमेशा ज्यादा रहता है। अब 1.36 से 3.58 हुआ तो किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हुआ, तो वो है 9.18%। वार्षिक CAGR कितना रहा प्रचलित कीमतों पर, तो 9.18% रहा। तो इकोनॉमिक सर्वे में बस इतने ही डाटा दिए गए हैं, इसलिए इतने ही डाटा हमारे लिए काम के हैं, बाकी हमें नहीं पढ़ने हैं। दोनों चीजें बताओ समझ में आई कि नहीं, अगर गणित के हिसाब से ये समझ में आ गई है तो एक लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, और क्लास को पूरी देखा करो भाई, स्किप मत किया करो।
उससे फिर रेटिंग खराब हो जाती है ना, फिर लोगों तक ये वीडियो पहुंच नहीं पाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसे आगे वाली स्लाइड। अब हम चर्चा करें राजस्थान की जीडीपी में किस किस क्षेत्र का कितना योगदान है। देखो ये राजस्थान की जीडीपी है और उस जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान को अपन जीएसवीए के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जीएसवीए में 3 प्रमुख रूप से क्षेत्र आते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। तो अब देखो जीएसवीए 2 आधार पे कैलकुलेट किया जाता है, एक तो स्थिर कीमतों पे और एक प्रचलित कीमतों पे। स्थिर कीमतों के लिए जो आधार वर्ष है वो 2011-12 रखा जाता है। देखो शुरुआत 1 से होती है, इसलिए 1-2 मतलब 11-12 आपको याद रह जाएगा। और प्रचलित कीमतों पर 2022-23 के हिसाब से हम योगदान देखते हैं। अब ये जो डाटा है कृषि, उद्योग और सेवा, इस डाटा को याद करते हैं, क्योंकि अगर ये डाटा याद हो गया तो अपना एक सवाल और सही हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपको इन्हीं का योगदान पूछ लिया जाए। ठीक है, तो देखो याद ऐसे रखना है, कृषि में क्या क्या चीजें आती है। तो कृषि में गेहूं आता है। अब आपको इतना सा याद रख लेना है कि गेहूं का भाव कितना है, तो 28.5 रुपए किलो है। ठीक है, अगर ये एक चीज आप याद रख लेते हैं कि गेहूं का भाव 28.5 रुपए किलो है, तो आपका काम बन जाएगा। कैसे, देखो गेहूं का यहाँ पे योगदान देखना स्थिर कीमतों पे, पहले हम पढ़ते हैं स्थिर कीमतों पे, उसके बाद में प्रचलित कीमतों को याद कर लेंगे। स्थिर कीमतों को याद करना इजी है। तो पहले हमें ध्यान रखना स्थिर कीमतों में गेहूं की कीमत 28.5 रुपए है, इसका मतलब कृषि क्षेत्र का योगदान 28.5% है। 28.5 का मतलब हो गया 28.50। 28.50। अब देखो इससे थोड़ा सा कम है उद्योग का। ठीक है, तो 28.5 से थोड़ा कम करना है, तो 28 से कम कितना होता है, 27। अब यहाँ पे देख लो कि 28 के लगभग है ना, 28 इसका कृषि का 28.5 है, तो जो उद्योग उसका 28 के लगभग है। तो 28 का मतलब कितना होता है, 27.75 होता है, लेकिन उससे एक ज्यादा कर दो, 27.76 कर दो। देखो वापस रिवाइज करता हूँ, 28.5 तो हो गया किसका, कृषि का। अगर ऐसे याद रखेंगे तो लाइफ टाइम मतलब एग्जाम तक आपको याद रह जाएगा, और एग्जाम तक ही आपको याद रखना है, लाइफ टाइम की जरूरत भी नहीं है। तो 28.5 तो हो गया किसका, कृषि का। तो 28.5 कृषि का। अब उद्योग का कितना है, तो 28.25। ऐसे याद रखो, 28.5 28.5 28.5 का मतलब कितना हो गया, 27.75 होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा 27.76 कर देना है। तो 27.76 कर दिया आपने उद्योग का। अब देखो उद्योग का ये है, कृषि का कितना 28.5, तो 28.50। उसके बाद में उद्योग का कितना है, तो 28.25, तो 28.76। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये टोटल जितना होता है उसको अगर 100 में से घटाएं तो बचता है 43.76। तो ये बच जाता है सेवा का। तो 2 याद रख लो, तीसरा ऑटोमेटिक 100 में से घटा देना। अब मान लो कि तीसरा भी आपको याद रखना है, आप चाहे कि तीसरा भी मैं तो याद रखूं, तो देखो तीसरा भी याद रख लेते हैं। सेवा जो है उसमें 43.74। ठीक है, देखो 43 इसका जोड़ कितना होता है, 7। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद में वापिस ये 4 लिख देना। देखो 43, फिर उसके बाद में 4 और 3 का एड कितना, 7, और उसके बाद में 4। अब देखो मुझे तो याद हो गए, वापिस देखो रिवाइज करते हैं। कृषि का कितना है, तो 28.5। 28.5 का मतलब 28.50। उद्योग का कितना है, तो 28.25। आप क्यों पॉइंटों में याद रखते हो, 28.5 28 ऐसे याद रखो ना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो 28.5 का मतलब कितना हो गया, 28.50। 28.5 का मतलब कितना हो गया, 27.76 याद रखना है। अब बच गया कितना, तो 43 पॉइंट, फिर 43 है तो 3 और 4 को जोड़ा तो 7, और उसके बाद में 4। अब यहाँ पे देखो 7 4 क्यों है, देखो यहाँ पे क्या किया आपने, 7.5 की जगह सॉरी यहाँ पे 7.5 की जगह 7.6 कर दिया, 1 पॉइंट बढ़ा दिया, तो यहाँ 7.5 है उसकी जगह 1 पॉइंट घट जाएगा। इसमें 1 पॉइंट ज्यादा, इसमें 1 पॉइंट कम है। ठीक है, याद हो गया होगा। वापिस देखो 28.5 28.50 किसका कितना है, ये ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। ऐसे ध्यान रखो 28.5 पौने 28, पौने 28 का मतलब 27.76। अब यहाँ पे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखा है, पौने 28 का मतलब तो 27.75 होता है, लेकिन अपन ने 27.76 कर रखा है। तो बच गया कितना, 43 बच गया। अब 43 में 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7, और उसके बाद में देखो यहाँ पे 75 की बजाय कितना करना है, 74 कर देना बस। ठीक है, पौने 44। ठीक है, या तो ऐसे याद रख लो 28.5 पौने 28, उसके बाद में पौने 44, या फिर 43.74। ठीक है, अब अगर ये याद है तो इससे ये याद करना बहुत ज्यादा आसान है। इसमें देखो एक ट्रिक है, अगर आप पहचान पा रहे हो तो, सेवा क्षेत्र का योगदान दोनों बार बराबर है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर, है ना। तो इसकी न्यूज भी बन सकती है ना, ब्रेकिंग न्यूज, कि पहली बार ऐसा हुआ कि सेवा क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर और जो स्थिर कीमतें हैं उस पर बराबर है। ठीक है, इतने साल बाद में ये योग बना है ना। तो देखो दोनों जगह सेवा क्षेत्र का योगदान है वो बराबर है, 43.76 यहाँ पे, 43.76 यहाँ पे। तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फिर हुआ क्या, तो देखो इसमें केवल पॉइंटों का हेरफेर इसमें हुआ है। ये जो कृषि है ना, कृषि, अब गेहूं के भाव आपको पता बढ़ते रहते हैं दिन दिन, थोड़े बहुत है ना, तो ज्यादा भी नहीं बढ़ते, नहीं तो किसान है वो अमीर हो जाए, तो बेचारे उनको अमीर भी नहीं होने देते, इसलिए बस पॉइंटों में बढ़ते हैं। तो 28.5 है वो स्थिर मूल्यों पे है,
28.5 में 0.40 जोड़ दो बस, तो 0.45 जोड़ दो, सॉरी, है ना, 28.5 में 0.45 जोड़ दो। अब इसमें 0.45 जोड़ेंगे तो 50 और 45 कितने होते हैं, 95, तो ये 28.95 हो गया। ठीक है, अब ये इसमें बढ़ा दिए कितने, 0.45, तो वो कहीं से तो कम करने होंगे ना, क्योंकि तीनों का जोड़ करे ना तो वो 100% होना चाहिए, इसका इसका और इसका जोड़ 100%, ऐसे ही इसका इसका और इसका जोड़ भी, जोड़ तो 100% होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है इसको तो सेम ही रख दिया, इसमें 0.45 बढ़ाए तो इसमें 0.45 घटा दो, तो 0.45 घटाते हैं तो देखो 76 में से 0.45 घटाते हैं तो यहाँ 5 गया तो 1 और 7 में से 4 गया तो 3, 27.31। अब ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल मत याद रखो, केवल स्थिर कीमतों पर याद रख लो, 28.5, 28 और 44, या तो ऐसे याद रख लो, या 43.3 और 4 को जोड़ा 7, 4। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, और इस हिसाब से शायद ही किसी ने याद कराया होगा। सारे कहते हैं कि रट लो इनको, अब रटना क्यों, जब समझ में आ रहा है तो क्यों रटे। सबसे पहले देखो वापस रिवाइज करते हैं, कृषि, कृषि में क्या आता है, गेहूं, मूल रूप से आता है गेहूं, इसका मतलब गेहूं का भाव कितना, 28.5, तो 28.50। उद्योग, अब ये 28.5 का मतलब 27.75 होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा करेंगे भाई अपन तो 27.76। अब बच गया कितना, तो यहाँ पे 43, या तो घटा के देख लेना इसको और इसको जोड़ो और 100 में से घटा लो अगर भूल भी जाओ तो, और नहीं भूलो तो फिर 43 पॉइंट, अब 4 और 3 को जोड़ा तो 7 और फिर ये वापस 4 आ गया। और वैसे देखो यहाँ 76 है तो यहाँ पे 1 पॉइंट बढ़ा दिया 75 से, तो यहाँ पे 1.75 से कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया किस कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर। अब चालू क्या करना है, तो ये तो सेम रह जाएगा 43.74। अब गेहूं के भाव बढ़ाने 0.45 रुपए, 28.5 से 0.45 बढ़ाओ तो 28.95। अब ये 0.45 इसमें बढ़ाए तो इसमें कम कर दो, इसमें 0.45 कम किया तो 27.31। ये डाटा आपको याद हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं केवल उद्योग क्षेत्र, ये तो टोटल है जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का योगदान है, वो 2022-23 में कितना कितना रहा, स्थिर कीमतों पर कितना रहा और चालू कीमतों पर कितना रहा, वो हम बिल्कुल 100% रट चुके हैं, एग्जाम तक याद रहेगा। बस एक दो बार बीच में कभी टाइम मिलेगा तो रिवीजन कर लेंगे, याद हो जाएगा, और नहीं तो एग्जाम से पहले एक बार देख जाएंगे तो भी याद हो जाएगा। अब हमें देखना है कि प्रचलित मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों का मतलब हो गया ये वाला। ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर ये जो 27.31% का योगदान है, इसमें भी मैंने बताया था आपको कि उद्योग में 4 मुख्य रूप से चीजें शामिल की जाती है या उप क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। 4 भाई कहां कहां गए थे, एक तो रसोई में था, तो रसोई में उसने क्या किया, लाइट जलाई, बल्ब चालू किया, इसका मतलब बिजली। उसके बाद में उसने गैस चालू किया, उसका मतलब हो गया गैस। उसके बाद में उसने बर्तन धोने के लिए जल की आपूर्ति शुरू करी, टोटी खोली है ना, नल चलाया। ठीक है, तो जल आपूर्ति। उसके बाद में उसने अन्य उपयोगी सामान लिया और खाना बना लिया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, कौन कौन सा, विद्युत, ऐसे ही याद रखना, देखो विद्युत, गैस, ठीक है, उसके बाद में जल आपूर्ति और अन्य वस्तुएं। एक भाई कहां गया था, एक भाई खान में गया था, तो खनन और उत्खनन। एक भाई कहां गया था, चेजे पर गया था, इसका मतलब क्या हो गया, विनिर्माण। ठीक है, और निर्माण, सॉरी, चेजे वाला निर्माण। और एक कहां गया था, विनिर्माण, मतलब सड़क पे या फिर पुलिया, सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण वो करने गया था। एक तो हो गया निर्माण, एक हो गया विनिर्माण, एक हो गया खनन उत्खनन, और एक हो गया कौन सा, विद्युत जल, सॉरी, विद्युत जल आपूर्ति और गैस और अन्य उपयोगी वस्तुएं। ठीक है, ये चीजें 4 आपको याद रखनी है। अब इन चारों चीजों का योगदान कितना कितना है वो और देख लेते हैं। तो एक चीज और, ये जो देखो 27.31% है वो मैंने यहां लिख दिया। अब इसको पढ़ो, देखो कितना आसान हो गया। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के जीएसवीए, सकल राज्य मूल्यवर्धन, जीएसवीए में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर 27.31% रहा है। देखो, अब बताओ ये लाइन याद हुई कि नहीं हुई, सबको याद हो गई। ठीक है, 27.31% रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये रटना ही नहीं है, बस ये समझ लिया 28.5 पौने 28 वाला, तो ये कोई दिक्कत नहीं, सारे डाटा याद है। ठीक है, अब देखो गणित काम करी कि नहीं करी, इसलिए मैंने कहा था कि मैं गणित पढ़ाता हूं, इसी कारण से ये चैप्टर पढ़ाना मेरे लिए भी आसान है, आपके लिए समझना आसान है, बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। अब देखो इसमें 4 जो उप क्षेत्र है उनका योगदान भी आपसे पूछा जा सकता है कि उद्योग क्षेत्र में इसको, जो इसके मुख्य 4 उप क्षेत्र है उनका योगदान घटते क्रम में बताइए अथवा बढ़ते क्रम में बताइए। तो घटते क्रम में बताना, इसका मतलब सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, तो देखो 2 चीजें थी, एक विनिर्माण था और एक निर्माण। अब इन्हीं में देख लो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसका नाम ही बड़ा है, विनिर्माण। ये 3 अक्षरों का, ये 4 का है, इसका मतलब इसमें ज्यादा योगदान रहेगा, इसका योगदान ज्यादा रहेगा, तो विनिर्माण का योगदान सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन है, विनिर्माण है। देखो ऐसे याद रखोगे, अगर समझ के देखोगे तो बहुत ज्यादा आसान है। कितना है, 41.26, ये आपको रटना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। देखो 41.26 है। अब ये बीच में क्या लिख रखा है मैंने, 3.58, तो ये 3.58 लाख करोड़ ये रुपए है, टोटल आमदनी है, कहां से है,
उद्योग क्षेत्र से प्रचलित मतलब 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर जो टोटल आमदनी है या जो उद्योग क्षेत्र से टोटल आय हुई है राज्य को, वो 3.58 लाख करोड़, इतने लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई है उद्योग क्षेत्र से। और ये जो 3.58 लाख रुपए कमा के दिए हैं इन चारों भाइयों ने मिलके, तो कौन भाई कितना कितना प्रतिशत लेके आया है, तो वो प्रतिशत यहाँ पे रहा। विनिर्माण है वो 41.26% है। दूसरे पे निर्माण आएगा, निर्माण कितना है, तो ये 32.76 है। देखो ये 26, ये 76, ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता है ना, लास्ट में इसके 26, 6 इसके भी 6। निर्माण भी निर्माण, लास्ट में 6 और 6 दोनों वैसे शब्द भी मिलते जुलते और प्रतिशत भी मिलता जुलता। वापिस याद करते हैं, देखो मेरे को भी याद करना है क्योंकि आरएएस परीक्षा में भी दूंगा, आपको ये भी याद करना है, तो रटते हैं इसको। देखो 41.26 और इधर कितना 32.76, 32.76। देखो 41.26, 32.76, इधर क्या किया 41 से ये 9 कम कर दिया, ठीक है, तो यहाँ इसके पास में 26 था तो इसको बढ़ा दिया, 76 कर दिया, ठीक है। छोटे वाले को बढ़ा दो, बड़े वाले को कम कर दो, मतलब ये 41 ज्यादा है तो इसमें पॉइंट कम है, 26 या 7 में, और ये 32 छोटी संख्या है तो इसको पॉइंट ज्यादा दे दिया, ऐसे संतुलित कर लेना, ठीक है। उसके बाद में तीसरा नंबर किसका है, तो देखो एक तो खनन उत्खनन और एक विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं। अब कॉमन सेंस लगाओ, खनन उत्खनन में तो दो ही अलग अलग है, जबकि इसमें 1, 2, 3 और ये अन्य और आगे, इसका मतलब ज्यादा योगदान किसका रहेगा, इसका रहेगा। तो विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं, इनका योगदान ज्यादा रहेगा और खनन उत्खनन का कम रहेगा। देखो 4 सेक्टर थे, विनिर्माण, निर्माण, खनन उत्खनन और विद्युत, उसके बाद में गैस जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सामान या अन्य उपयोगी सेवाएं, ठीक है। तो आपको ही पता है ये नाम बड़ा, इसका मतलब इसका योगदान ज्यादा रहेगा। तो पहले पे तो इसका आ गया, दूसरे पे इसका आ गया, तो तीसरे पे इन दोनों में किसका आएगा, इसी का आएगा। ये तीसरे पे 13.38, 13.38, 13.38 वापिस याद करते हैं, देखो 13.38। और चौथे नंबर पे 12.60, 12 पंजे 60, इसका तो याद रह जाएगा, ये 12 पंजे 60। चौथे नंबर वाला जो है खनन उत्खनन, इसके 12 पंजे 60, याद कैसे रहेगा, देखो ऐसे याद रखते हैं। माइनिंग है, जैसे मान लीजिए खनिज है या कोई खान है, उसमें जो ड्यूटी रहती है ना लेबर की, वो 12 घंटे रहती है, और 1 घंटे में बेचारे को 60 के 60 मिनट काम करना पड़ता है, 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि वो बहुत गहराई में रहते हैं तो लापरवाही चलती नहीं है। 12 घंटे एक जने की ड्यूटी, फिर रात के 12 घंटे एक जने की ड्यूटी, क्योंकि रात दिन खनन का कार्य चलता रहता है। खनन वाला तो सबको याद है, खनन कितना 12 घंटे ड्यूटी, और 1 घंटे में कितने मिनट काम करना रहता है, 60 मिनट काम करना रहता है, तो 12.60। खनन वाला तो याद हो गया भाई, 12.60, बिल्कुल ये तो हो गया। अब इसको भी याद करते हैं, विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं, तो ये है 13.38, 13.38, 1338, 1338, इसको ऐसे याद रखेंगे 1338, है ना, 13.38, 13.38, ठीक है। वापिस 2-4 बार बोलो, 13.38 हो गया। अब देखो इसको वापिस रिवाइज करते हैं, ये कितना था बिना देखे बोलते हैं, 41.26 था। वापिस रिवाइज करते हैं, कितना था विनिर्माण का, 41.26, निर्माण का कितना, तो 32.76, ठीक है, 32.76। और ये खनन वाला कितना है, तो 12 पंजे 60, 12.60। और ये जो जल आपूर्ति वाला, ये जो ना विद्युत जल आपूर्ति गैस, ये वाला, ये कितना है 13.38, 1338, 1338। अब वापस देखो रिवाइज करते हैं, बिना देखे बोलना ईमानदारी से, ठीक है। मैं भी देखो ईमानदारी से आपके सामने देखते हुए बोल रहा हूँ ना, पीछे नहीं देख रहा बोर्ड पे। सबसे पहले विनिर्माण कितना 41.26, उसके बाद में निर्माण कितना बताओ, तो ये 32.76। उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो जलापूर्ति विद्युत ये वाला है वो 13.38, 1338। उसके बाद में खनन उत्खनन, ये तो सबको रट गया होगा, खनन उत्खनन 12 पंजे 60, ठीक है, 12.60। और बताओ इसका टोटल योगदान कितना है प्रचलित कीमतों पे, मतलब ये जो इंडस्ट्री है या उद्योग क्षेत्र है उसका जीडीपी में प्रचलित कीमतों पर योगदान कितना प्रतिशत है, 27.31% है, ठीक है। कृषि का कितना है, 28.95 है, पहले कितना था 28.5 था, कितने पॉइंट बढ़े 45 पॉइंट बढ़े, 28.5 से 45 पॉइंट बढ़े तो 28.95। तो यहाँ पे जो 0.76 था उसमें से 45 पॉइंट कम कर दिए तो 27.31 बच गया। अब बताओ ये सारी चीजें याद हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल याद हो गई है ना। ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो कोई आपकी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब देखते हैं अगली स्लाइड। अब ये जो इंडस्ट्री है इनमें किस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है, कैसे प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है, उसके लिए कोई ना कोई सूचकांक जरूर होता होगा जो हमें ये बताता है कि इस साल इतनी ग्रोथ हुई है। इसके लिए एक होता है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। देखो ये IIP एक सूचकांक है, इंडेक्स है किसका, ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब औद्योगिक उत्पादन का एक इंडेक्स है, सूचकांक है। और ये सूचकांक हमें ये जानकारी देता है कि दी गई निश्चित अवधि में कितना मतलब प्रोग्रेस हुआ है या कितना विकास हुआ है, विस्तार हुआ है। तो यह औद्योगिक उत्पादों के
उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। देखो, जरूरी नहीं कि विकास ही हो, कमी भी हो सकती है, बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसका मतलब जो परिवर्तन हुआ है उसको ये मापता है। तो यह औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक, अल्पकालिक क्यों है? क्योंकि ये मासिक आधार पे आईआईपी निकाला जाता है। इसका मतलब हर महीने में कितना कमी या वृद्धि हुई है उसको ये नापता है। इसका मासिक आधार पर संकलन किया जाता है। ये जो आईआईपी है वो हर महीने कैलकुलेट किया जाता है। इसका आधार वर्ष क्या है? तो वही है जो स्थिर मूल्यों का है, 2011-12। तो 2011-12 इसका आधार वर्ष है और 3 वृहद समूह के आधार पर ये आईआईपी कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो इसमें कौन कौन से 3 वृहद है। तो जो 4 इंडस्ट्रियल में थे उनमें निर्माण और विनिर्माण को दोनों को एक ही जगह शामिल कर लिया, उसमें नाम दे दिया विनिर्माण। इसमें निर्माण विनिर्माण दोनों एक साथ आ गए। उसके बाद में खनन उत्खनन को एक नाम दे दिया खनन। उसके बाद में जल, जो विद्युत, गैस और जल आपूर्ति थी उसको नाम दे दिया विद्युत। ठीक है, तो 3 इसमें सेक्टर है, विनिर्माण, खनन और विद्युत। देखो विनिर्माण, निर्माण इन दोनों को मिला दिया, खनन उत्खनन को मिला के एक कर दिया, और जो विद्युत, जल आपूर्ति और गैस वाला था उसको मिला के विद्युत कर दिया। तो आईआईपी, अब याद कैसे रहेगा? आईआईपी कितने अक्षर है? 1 2 3। इसका मतलब कितने सेक्टर? इसमें 3 सेक्टर है मुख्य रूप से। कौन कौन से? आईआईपी में कौन कौन से? तो एक तो विनिर्माण, निर्माण को मिला के कर दिया विनिर्माण, एक है खनन और एक कौन सा है? विद्युत है। ठीक है, तो ये 3 फील्ड है और तीनों फील्ड के या कहें तीनों क्षेत्रों के आधार पे आईआईपी की गणना की जाती है। ये आईआईपी की गणना करता कौन है? तो ये करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ये आईआईपी कैलकुलेट किया जाता है। अब वर्ष 2022-23 मतलब इसमें अक्टूबर 2022 तक के डाटा है का प्रावधानिक आईआईपी 134.65 है। ये ध्यान रखना है, राजस्थान का जो आईआईपी है वो 134.65 है। लेटेस्ट मतलब ये सर्वे 2022-23 के हिसाब से देखें, वैसे तो हर महीने का अलग अलग आईआईपी होता है, लेकिन सर्वे के हिसाब से जो टोटल राजस्थान का पिछले वर्ष का 2022-23 का जो आईआईपी है वो 134.65 है। और आपको केवल यही याद रखना है 134.65 है। ठीक है, लगभग 135 के आसपास है, 135 के आसपास है, इतना आप याद रख लेंगे। ऑप्शन आपको दिख जाएगा, टिक कर सकते हैं 134.65। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में 156 वस्तुओं के आधार पर आईआईपी की गणना की जाती है। ठीक है, पहले 154 वस्तुएं थी, बढ़ा के 156 कर दिए। तो लेटेस्ट देखें तो 156 वस्तुओं के आधार पे आईआईपी की गणना की जाती है। कहां पे? राजस्थान में, जबकि भारत में वस्तुएं ज्यादा है। हम राजस्थान के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इस कारण से राजस्थान में 156 वस्तुएं। आईआईपी कितना है इस बार? 134.65 है। कौन निकालता है? सीएसओ निकालता है। आईआईपी क्या होता है? तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। और ये किन 3 उप क्षेत्रों के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है? तो निर्माण विनिर्माण को मिला के तो कर दिया विनिर्माण। उसके बाद में एक है खनन उत्खनन, उसको मिला के कर दिया खनन। उसके बाद में एक तो लाइट वाला मतलब विद्युत, उसके बाद में गैस और जल आपूर्ति, उसको मिला के कर दिया विद्युत वाला। ठीक है, तो विद्युत एक कौन सा हो गया बताओ? एक तो हो गया इसमें विद्युत, एक हो गया विनिर्माण और एक हो गया खनन। ये 3 उपक्षेत्र है, इनके आधार पे आईआईपी की गणना की जाती है। अब देखो आईआईपी में 8 कोर इंडस्ट्रियल शामिल की जाती है। आईआईपी में 8 कोर इंडस्ट्रियल, इसका मतलब है भारत में, ये देखो भारत के हिसाब से है, भारत में देखें पूरे भारत में तो 8 कोर इंडस्ट्री का मतलब होता है जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियां है वो कौन कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है रिफाइनरी की। ठीक है, उसके बाद में है इलेक्ट्रिसिटी की मतलब बिजली की, और उसके बाद में है स्टील, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील। उसके बाद में है कोल। ठीक है, इनका जो घटता क्रम है वो भी हमें याद रखना है, क्योंकि आरएस 2021 में मेंस परीक्षा में एक सवाल यहां से पूछ लिया गया था कि बताइए 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है, उनके नाम लिखिए। ठीक, तो हमें इनका ध्यान भी रखना है। तो पूरे भारत में देखें तो आईआईपी में 8 कोर इंडस्ट्रीज शामिल की जाती है। अब ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है वो कौन कौन सी है? तो इनके नाम भाई रख लेना। देखो RES, आप एग्जाम किसकी दे रहे हैं? RAS की दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान एजुकेशन सर्विसेज भी होती है ना। ठीक है, RES जो फर्स्ट ग्रेड लग जाते हैं वो RES लिखवा लेते हैं गाड़ी के पीछे, है ना, RES। ठीक, ऐसे आप याद रख लेना। R से हो गया रिफाइनरी, E से हो गया इलेक्ट्रिसिटी, S से हो गया स्टील, उसके बाद में C, जैसे RPSC होता है ना ऐसे RESC। ठीक है, RPSC इसकी जगह RESC। R से हो गया रिफाइनरी, E से हो गया इलेक्ट्रिसिटी, S से हो गया स्टील, C से हो गया कोल। ये तो 4 बड़ी वाली। अब इनका घटता क्रम मैंने लिख दिया है। सबसे पहले नंबर पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक योगदान है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, सेकंड नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी का, थर्ड नंबर पे है स्टील का, फोर्थ नंबर पे है कोल का, और फिफ्थ नंबर पे किसका है? क्रूड ऑयल का। देखो RPSC, उसके बाद में C वापिस आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा क्रूड ऑयल का। उसके बाद में CNCF, ठीक है,
सी से हो गया क्रूड ऑयल, एन से हो गया नेचुरल गैस, उसके बाद में सीमेंट और लास्ट में फर्टिलाइजर। आपको पता ही, देखो वापिस इसको रटवाता हूं, है ना। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, रिफाइनरी में कौन सा आ गया, जो जैसे बाड़मेर रिफाइनरी है ना, ऐसे टोटल जो रिफाइनरियां हैं तो उनको जोड़ के सबसे ज्यादा योगदान है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद में कौन आ गया, स्टील। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक उदाहरण दीजिए, अक्षय ऊर्जा निगम है जैसे राजस्थान में। उसके बाद में स्टील, स्टील हो गई ना टीसीएस, टाटा कंस्ट्रक्शन स्टील्स है। और उसके बाद में कोल, कोल इंडिया लिमिटेड है, सीआईएल। उसके बाद में क्रूड ऑयल है ना, और नेचुरल गैस जैसे ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन, तो ओएनजीसी हो गया। उसके बाद में सीमेंट, सीमेंट में तो आप काफी जानते हैं, बिरला है, जितने भी अंबुजा है ना, तो ये सीमेंट उद्योग। और लास्ट में कौन सा है, फर्टिलाइजर, मतलब जो खाद वगैरह है जैसे श्रीराम वगैरह है ना। तो ये चार ऊपर और चार नीचे, 8 हो गई टोटल कोर इंडस्ट्री। इनके नाम हमें याद होना चाहिए, आरपीएससी की जगह तो आरईएससी, ठीक है। और उसके बाद में सीएन और सीएफ, सीएन और फिर सीएफ, ठीक है। तो सी से कौन सा हो गया, क्रूड ऑयल। अब देखो यहाँ पे सी 3 बार है, इसलिए ध्यान रख लेना भाई, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाए, है ना। तो पहले कौन सा है, कोल, उसके बाद में क्रूड ऑयल, और उसके बाद में नेचुरल गैस, और यहाँ पे सीमेंट, उसके बाद में फर्टिलाइजर। वापिस देखो रिवाइज करते हैं, सबको याद हो जाएगा, अभी का भी याद रखना है। सबसे पहले आरईएससी, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और कोल। उसके बाद में क्रूड ऑयल, कोल के बाद में क्रूड ऑयल। देखो ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी, इससे आपको मदद मिल जाएगी। ओएनजीसी एक कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ऑयल, तो इसमें आ गया पहले क्रूड ऑयल, उसके बाद में नेचुरल गैस, तो ये आ गया नेचुरल गैस। उसके बाद में ओएनजीसी, तो उसके बाद में सी आएगा सीमेंट के लिए, और लास्ट में फर्टिलाइजर के लिए। अब मुझे तो याद हो गया, आप देखें रिवाइज करके दिखो मन ही मन में। देखो सबसे पहले आर से हो गया रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद में ई से हो गया इलेक्ट्रिसिटी, एस से हो गया स्टील, आरईएससी, सी से हो गया कोल, उसके बाद में सी से कौन सा हो गया, क्रूड ऑयल। कैसे याद हुआ, ओएनजीसी, तो उसमें ऑयल है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसका मतलब पहले ऑयल आएगा, तो ऑयल में कौन सा ऑयल, सी वाला, मतलब क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। उसके बाद में नेचुरल गैस, उसके बाद में अगला और सी आएगा, कौन सा वाला सी, देखो सी एन सी एफ, तो सी किसके लिए आएगा, सीमेंट के लिए आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट वाला सी है वो सीमेंट के लिए, और बाद में फर्टिलाइजर के लिए एफ। लास्ट बार एक बार और बोलते हैं, सबसे पहले देखो कौन सा हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में आरईएस, एस से हो गया स्टील, सी से हो गया कोल, उसके बाद में सी मतलब क्रूड ऑयल, उसके बाद में एन से हो गया नेचुरल गैस, उसके बाद में सी से हो गया सीमेंट, और लास्ट में हो गया फर्टिलाइजर। ऐसे 2-4 बार वापस रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएगा। अब देखो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का योगदान आईआईपी में शामिल 407 वस्तुओं में लगभग 40.27% है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, भारत में जो आईआईपी की गणना की जाती है 407, या कहें इंडिया में जो आईआईपी में शामिल 407 वस्तुएं हैं, उनमें से केवल इन 8 का योगदान, क्योंकि ये बड़ी इंडस्ट्रीज है, कोर इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज है वो एमएसएमई में आती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज में, एंटरप्राइजेज में आती है एमएसएमई, ठीक है। तो ये जो 8 है, इनका योगदान कितना है, आपको ही पता है कि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका मतलब 8 का योगदान लगभग 8 पंजे 40 है। ऐसे याद रखा करो हमेशा, 8 का 8 पंजे 40 ऐसे तो याद रह जाता है। तो लगभग 40% है, एग्जैक्ट देखें तो 40.27, 40.27% योगदान है। तो इस स्लाइड में अपन ने जो भी पढ़ा है वो शायद याद हो गया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आईआईपी, आईआईपी क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। उसके बाद में ये कौन जारी करता है, तो ये सीएसओ जारी करता है, ठीक है। और ये किसके लिए, मतलब जो औद्योगिक उत्पादन में कमी या वृद्धि हुई है उसके लिए अल्पकालिक समय में या कहें मासिक आधार पे ये मतलब जारी किया जाता है। और इसमें कौन कौन से 3 उप क्षेत्र है, एक तो विनिर्माण, दूसरा खनन, तीसरा विद्युत, ठीक है। ये 3 है वो याद हो गए होंगे आपको। उसके बाद में अपन देखें कि राजस्थान का जो आईआईपी है वो 134.65 रहा है पिछले साल, मतलब अक्टूबर 2022 तक, या कहें 2022-23 में जो प्रावधानिक आईआईपी है वो राजस्थान का लगभग 135 या एग्जैक्ट कहें तो 134.65 रहा है। और उसके बाद में क्या था, 8 जो कोर इंडस्ट्रीज, या कहें राजस्थान में कितनी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, तो 156 को, ठीक है। उसके बाद में 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है उसमें आरईएससी, आर से हो गया रिफाइनरी प्रोडक्ट, इसे इलेक्ट्रिसिटी, एस से स्टील, और सी से कोल, उसके बाद में सी से हो गया क्रूड ऑयल, उसके बाद में नेचुरल गैस, उसके बाद में सीमेंट, और लास्ट में फर्टिलाइजर। और इंडिया में 407 वस्तुओं को शामिल किया जाता है आईआईपी की गणना के लिए। और ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है इनका योगदान, इन 400 वस्तुओं में अकेली 8 का योगदान है वो 40.27% है, ठीक है। तो ये याद हो गया। अब देखते हैं अगली स्लाइड। अब हम देखते हैं आईआईपी में कुल भारांक कितने कितने प्रतिशत है। तो 3 मैंने सेक्टर बताए थे, विनिर्माण, खनन और विद्युत।
इन तीनों सेक्टर का योगदान कितना कितना है। तो भारत के हिसाब से अपन देख रहे हैं तो भारत में टोटल देखें तो 407 वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो इन 407 में से देखो विद्युत जो है वो एक ही वस्तु है, ऐसे ही खनन है उसको भी एक माना गया, खनन पूरा पूरा खनन है वो एक। लेकिन जो विनिर्माण है उसमें जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, जितनी भी वस्तुएं बनती है, जितने भी प्रकार के कारखाने हैं, वो सारे विनिर्माण में शामिल करते हुए 405 प्रकार की वस्तुएं तो शामिल कर ली गई है विनिर्माण में, एक विद्युत और एक खनन। ठीक है, अब इनका योगदान कितना है बहुत ही रोचक है, देखो याद हो जाएगा, इधर बोर्ड की तरफ नहीं देखना, मैंने याद कर रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले सबसे कम है इसका विद्युत का, ठीक है, विद्युत वाले में 7 है इसे, ठीक है। उसके बाद में जो खनन है उसका है इससे जस्ट डबल, 7 का गुणा 14, और उसके बाद में इस 7 का 11 गुणा, या ये 7 दो बार लिख दो, इसे 7 लिखा और ये 7 लिखा, लिख दिया, ठीक है। ये आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग वाले में, विनिर्माण वाले में। अब इनके बाद में पॉइंट भी लगाते हैं, देखो 7 को 11 से गुणा किया तो 77 आया, तो 7 को 11 से पहले 9 से गुणा करें तो 9 7 63 आता है, तो यहाँ पे 63 लिख दिया, ठीक है। अब ये 14 है तो इसके पास में एक शब्द की कमी पड़ रही है, आप सब जानते हैं, तो वो भी लिख दो, ठीक है। अब पॉइंट भी लगा दो, ठीक है। उसके बाद में 4 और 3 को जोड़ दो तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये जो 7 है इसको देखो, इसको कितने से गुणा किया था, 9 से गुणा किया था ना, तो वो 9 यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो, देख लो 7.99, 14.37, 77.63। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल होगा, क्योंकि गणित का टीचर हूं, इसलिए ये चीजें, अंक तो मेरे बस खेल, मतलब ऐसे कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल है ना, तो इसलिए अंक याद करना, क्योंकि बहुत सारे सवाल उनके डाटा याद रखने होते हैं गणित में, तो ये अंक याद रखना तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत ट्रिकी है, मतलब ऐसी ट्रिक है मेरे पास में कि अंक तो आपको तुरंत याद करवा दूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये क्लास पूरी देखना। अब जितने भी विद्यार्थी ये क्लास देख रहे हैं ना, मुझे पता वो अगली क्लास जरूर देखेंगे और आगे की सारी क्लास भी देखेंगे, पीछे जो पढ़ाई है वो भी सारी क्लास देखेंगे। तभी मैंने जोर लगा के कहा था कि भाई पढ़ लो, फायदा है। मैंने अगर 10 लाख बेरोजगारों ने परीक्षा दी, उन 10 लाख को पार करके सबसे पहले तो जो 3700 थे उनमें आना, उनमें भी टॉप 28 में आना, तो ये इसी कारण से आया था, 4 महीने में तैयारी करके ना, ऐसी कुछ टेक्निक अपनाई थी जिसके कारण से सिलेक्शन भी हुआ और टॉप रैंक में भी आ पाए। तो देखो इसमें कितनी वस्तुएं हैं, 405 वस्तुएं हैं, एक ये होगी एक ये, तो ये तो हो गया भाई आईआईपी कंप्लीट। इनका जोड़ 407 वस्तु, परसेंटेज का जोड़ हमेशा 100 होता ही है। उसके बाद में हमने पढ़ा कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज है। तो इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज है वो किस में आती है, तो वो 3 कैटेगरियों में बांटी गई है। कौन कौन से में? एमएसएमई, ठीक है, एमएसएम। तो एम का मतलब तो है माइक्रो, मतलब माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, अर्थात वो इंडस्ट्री जो छोटी है। उसके बाद में एम एस, एस का मतलब है स्मॉल, जैसे एम साइज की टी शर्ट, उसके बाद में एस साइज की टी शर्ट है ना, स्मॉल साइज की, उसके बाद में एक्सेल साइज की, ठीक है। तो वैसे माइक्रो, फिर स्मॉल और उसके बाद में मीडियम, और मीडियम के बाद में है वो कोर इंडस्ट्रीज में आ जाती है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब है एमएसएमई, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, माइक्रो, स्मॉल एंड, एम का मतलब मीडियम और ई का मतलब इंटरप्राइजेज। दुकानों के पास में लिखा रहता ना फलाना इंटरप्राइजेज है ना, तो वो इंटरप्राइजेज। तो 1 जुलाई 2020 से हम कितने लाख तक के या कितने करोड़ तक के उद्योग को एमएसएमई में अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो इसमें देखो बहुत ही अच्छा है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में याद रखने का तरीका देखो, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, बस अगर ये 2 चीजें याद है तो ठीक है। 1 का सिक्का, उसके बाद में 5 का सिक्का, या मैं कहूं 1 करोड़, देखो करोड़ों में ही बात होती है क्योंकि बिजनेस अभी इंडस्ट्री है, इसका मतलब रुपयों में, लाखों में कुछ नहीं होगा, करोड़ों में। तो अगर आपने किसी इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपए का निवेश किया है, मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, 1 करोड़ रुपए लगाए हैं उसमें अपनी जेब से, और 5 का मतलब 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। टर्नओवर का मतलब होता है लेन देन, जैसे आपने लगाए फिर उसमें से कुछ इनकम हुई, फिर कुछ खर्चा हुआ, इसका मतलब टोटल हिसाब किताब देखें, आय और व्यय, इन सबको अगर जोड़ के देखें, मतलब 5 करोड़ रुपए आपके हाथ से इधर उधर हुए हैं, इसका मतलब टर्नओवर है वो 5 करोड़ का है। तो ऐसी इंडस्ट्री मतलब वो माइक्रो इंडस्ट्री में आएगी, मतलब 1 करोड़ से कम कम, 1 करोड़ तक, ठीक है, 1 करोड़ तक, और 5 करोड़ तक का जो है वो सारी इंडस्ट्री है वो माइक्रो इंडस्ट्री में आएगी। अब तो किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगा के कोई उद्योग धंधा स्थापित किया तो वो किस में आएगा, इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ तक का अगर निवेश किया है तो वो सारे माइक्रो में आएंगे। तो ये छोटी मोटी दुकानें जितने भी है ना, छोटे मोटे उद्योग, रसगुल्ला उद्योग, गांव में आजकल जगह जगह खुल गई फलाना रसगुल्ला उद्योग है ना, तो वो सारे किस में है, माइक्रो इंडस्ट्रीज में आएंगे। उसके बाद में देखो इसको 10 से गुणा कर दो, 1 को 10 से गुणा किया तो 10, ये हो गया 10 करोड़, और यहाँ पे 5 को 10 से गुणा किया तो हो गया 50 करोड़, ठीक है। तो अगर आपका निवेश 1 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक है, अधिकतम ये मैक्सिमम लिमिट है 10 करोड़ तक है, और टर्नओवर 5 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है या 50 करोड़ तक है, तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आएगी। अब यहाँ पे गुणा किया 10 से
तो यहां गुणा कर दो 5 से, ठीक है। देखो 1 5 है ना, 1 5, ये दो चीजें याद रख लो। 1 को गुणा किया 10 से तो 10 हो गया, 5 को गुणा किया 10 से तो 50 हो गया। उसके बाद में 5 से गुणा कर दो, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 करोड़, और 50 को 5 से गुणा करेंगे क्योंकि 5 से गुणा इसको भी गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 250 करोड़। तो अगर आपने निवेश किया है या इन्वेस्टमेंट किया है 50 करोड़ का और टोटल जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ का है, तो आपका उद्योग है वो मीडियम उद्योग कहलाएगा। बाकी पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब हम देखते हैं एमएसएमई नीति 2022। 2022 में 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई नीति घोषित की गई। अब देखो कोई भी नीति घोषित की जाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य जरूर रहता है, और मुख्य रूप से उद्देश्य देखें तो वो इसलिए ताकि ये जो उद्योग धंधे हैं, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम टाइप के उद्योग धंधे हैं, उनको प्रोत्साहन मिले, उनमें बढ़ावा मिल सके। इस कारण से ये नीतियां घोषित की जाती है। और इन नीतियों के अधीन क्या क्या होता है, या तो जैसे कोई रजिस्ट्रेशन की मान लो कोई दिक्कत आ रही है, या किसी को लोन की दिक्कत आ रही है, या फिर मान लीजिए कि ये जो जांच वगैरह होती है इनकी दिक्कत आ रही है, इनसे संबंधित निजात पाने के लिए कुछ ना कुछ सरकार ऐसा करती रहती है। तो इसी प्रकार की एक नीति है एमएसएमई नीति 2022, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज नीति 2022। और ये जो 2022 नीति है वो 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी, इसकी डेट जरूर आप याद रख लेना। तो सभी श्रेणी के उद्योगों के विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से जारी की गई थी। तो देखो सभी श्रेणी के उद्योग, चाहे वो माइक्रो हो, स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, सब प्रकार, तीनों प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए निवेश प्रोत्साहन, इसका मतलब होता है कि लोग इन उद्योगों में पैसा इन्वेस्ट करें, तो उनको प्रोत्साहन दिया जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि आप भी इन इंडस्ट्रीज में पैसा लगाओ। तो निवेश प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से, ताकि लोगों को रोजगार ज्यादा मिल सके, तो इसलिए ये एमएसएमई नीति 2022 जारी की गई थी। इसके अंतर्गत उद्योगों के लिए भूमि, बुनियादी सुविधाओं का विकास, स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया, एमएसएमई क्लस्टर्स का विकास, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, विपणन व्यवसाय विकास में सहायता, निर्यात प्रोत्साहन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहन या फिर पुरस्कार देने का प्रावधान है। तो ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं। अब इसमें विशेष छूट किसको दी गई है, मतलब एमएसएमई नीति के अंतर्गत किन लोगों को विशेष फायदा देने की बात कही गई है। तो एक तो महिला, एक एससी एसटी और एक निःशक्त जन, इन 4 प्रकार के लोगों को इसमें विशेष इनके लिए प्रावधान किए गए हैं एमएसएमई नीति 2022 में। 2 ही चीजें काम की है, पहली तो क्या, डेट 17 सितंबर 2022, और किन के लिए विशेष प्रावधान है, तो महिला, एससी एसटी और विशेष योग्यजन है इनके लिए, या कहें निःशक्त जन है, इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद में हम देखें कि एमएसएमई जो होती है उसमें देखो क्या क्या प्रकार की दिक्कतें आ सकती है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एमएसएमई उद्योग स्थापित करना चाहे, तो सबसे पहली दिक्कत तो ये आ सकती है कि उसके पास में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो कहाँ जाए, रजिस्ट्रेशन से संबंधित दिक्कत उसके आ सकती है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए वो कहाँ जाए। उसके बाद में हो सकता है कि उसके दिक्कत आ जाए लोन की, तो लोन के लिए वो कहाँ जाए। उसके बाद में दिक्कत आ सकती है, मान लीजिए कि भाई उसके पास में मतलब रोजाना जो ऑडिट होती है या कहीं जांच करने वाले अधिकारी है वो रोजाना उसके घर पे आ जाते हैं, इंडस्ट्री में आ जाते हैं कि बताओ आपकी जो उद्योग है उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है ना। तो इस प्रकार की इसमें परेशानियां आ सकती है। तो इनको दूर करने के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको सरल करने और रजिस्ट्रेशन से संबंधित आने वाली समस्त प्रकार की दिक्कतों को या समस्याओं को दूर करने के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई है। अब ये एमएसएमई रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो पहले तो देखो एक उद्यम आधार मेमोरेंडम है ना, ये यूएएम ये लागू था, और उसके बाद में देखो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय मतलब भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2020 को एक नया पोर्टल, उद्यम पंजीकरण पोर्टल, ये लॉन्च कर दिया गया, यूआरपी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, तो देखो रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने के लिए ताकि लोग आसानी से रजिस्ट्रेशन करा पाए, एक पोर्टल बना दिया गया यूआरपी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, पहले क्या था, उद्यम आधार मेमोरेंडम था जिसमें थोड़ी दिक्कत आती थी, इस कारण से यूआरपी बना दिया गया। काम की चीज एक ही है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए क्या किया, जो एमएसएमई मंत्रालय है उसने, एमएसएमई मंत्रालय ने क्या किया, जुलाई 2020 को 1 जुलाई 2020 को एक नया पोर्टल बना दिया यूआरपी। ठीक है, और इस यूआरपी मतलब उद्योग रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन 2 चीजें हैं वो और पढ़ते हैं। अगला है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना।
देखो, जो छोटे उद्योग है उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना मुख्यमंत्री ने लागू की है। और ये किस लिए? देखो, प्रोत्साहन कैसे दे सकते हैं भाई? आपको किसी को प्रोत्साहन देना है तो पैसे लगेंगे, उसको पैसे दोगे तो वो ऑटोमेटिक प्रोत्साहित हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, उसको सहायता मिल जाएगी। तो मैंने बताया था 3 प्रकार की समस्याएं आती है। तो एक तो हो गई रजिस्ट्रेशन वाली, उसको तो दूर हो गया यूआरपी पोर्टल के माध्यम से। दूसरी है पैसे की दिक्कत। तो पैसे की दिक्कत को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने एमएसएमई उद्योगों को 10 करोड़ तक की ऋणों के लिए प्रावधान इसमें किया है। तो इसमें देखो, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से, इसका मतलब हुआ जैसे आरएफसी है, मान लीजिए राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो आरएफसी के माध्यम से या अन्य जो वित्तीय संस्थान है, बैंक वगैरह ना, इनके माध्यम से रुपए 10 करोड़ तक, इसका मतलब मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। और ये योजना प्रारंभ कब से हुई? तो 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुई। ये डेट इसमें याद रखनी है, 13 दिसंबर 2019 से ये योजना लागू हुई। कौन सी? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, देखो, लोन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ब्याज में भी सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगी ना, ब्याज तो लगेगा, लेकिन जो ब्याज की राशि बनेगी उसमें अनुदान गवर्नमेंट दे देगी। इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट है उसमें छूट मिल जाएगी आपको, ब्याज में छूट मिलेगी कुल मिला के। अनुदान का मतलब होता है सब्सिडी, मतलब डायरेक्ट एड बाय द गवर्नमेंट, इसको कहते हैं सब्सिडी, ठीक है। तो सरकार के द्वारा डायरेक्ट पैसा जमा करवा दिया जाएगा, जो ब्याज का पैसा बनता है उसमें से कुछ हिस्सा, कितना कितना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप 25 लाख रुपए तक का ही लोन लेते हैं, इसका मतलब आपका उद्योग धंधा छोटा मोटा ही है, तो छोटे व्यक्तियों को थोड़ी ज्यादा सहायता, इसलिए 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आप 5 करोड़ रुपए तक का ऋण लेते हैं तो आपको 6% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और अगर आप पूरा फायदा उठाते हैं योजना का, 10 करोड़ रुपए तक का ऋण लेते हैं, इसका मतलब आप पहले से पैसे वाले हैं और आपने बड़ा उद्योग स्थापित किया है, तो आपको केवल 5% ही ब्याज अनुदान मिलेगा। तो यहाँ पे ब्याज अनुदान की प्रोसेस भी है, 25 लाख पे तो 8%। और ये सवाल पिछली बार पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखना, 25 लाख रुपए तक तो 8% ब्याज अनुदान, 5 करोड़ राशि का लोन लेते हैं तो 6% ब्याज अनुदान, और अगर 10 करोड़ पूरे उठाते हैं तो आपको 5% ब्याज अनुदान मिल जाएगा। ये योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 13/12/19 से हुई। 13/12 का मतलब दिसंबर 2019 से, 13/12/19 से हुई। कौन? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, और 10 करोड़ रुपए तक का इसमें ऋण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के आधार पर ये योजना शुरू की गई? तो विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने, ताकि पैसे मतलब पैसे इसीलिए तो दिए जाते हैं ताकि नए उद्यम स्थापित हो जाए, तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, जैसे कोई छोटा उद्योग उसको बड़ा बनाना चाहिए, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन किया जाए, नई मशीनें लगाई जाए, विविधीकरण, जैसे कोई उद्योग एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बना रहा है, अगर उसके पास पैसे आएंगे तो वो 2, 3, 4, 5 इकाइयां बना के अलग अलग प्रकार की इकाइयां स्थापित करके विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इससे अगला है राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम 2019, और इसमें बीच में जोड़ दिया फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। देखो, शॉर्ट में कहें तो एमएसएमई अधिनियम 2019। अब ये एमएसएमई अधिनियम 2019 क्यों बनाया गया? क्योंकि फैसिलिटेशन, इसका मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, सुविधा प्रोवाइड की जाए, किसकी? इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, मतलब उद्योग स्थापित करने की और उसको ऑपरेट करने की, संचालन करने की, ये 2 सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए फैसिलिटेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2019 या कहें एमएसएमई अधिनियम 2019 लागू किया गया। अब ये अधिनियम सबसे पहले क्यों लागू किया गया और कितनी तारीख को लागू किया गया? तो एमएसएमई की व्यवधान रहित स्थापना हेतु, बिना किसी व्यवधान के आप एमएसएमई स्थापित कर सके, क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में कई प्रकार के अधिकारी 2-4 पैसे के लालच में या फिर और कई प्रकार से लाइसेंस राज, आपको पता है चलता ही है, तो वो बार बार आकर आपको परेशान करते हैं कि भाई बताओ आपका लाइसेंस कहाँ पे है, या फिर मान लीजिए आपने इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया है, आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें या निरीक्षण करने के उद्देश्य से बार बार आके आपको परेशान करते हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए राजस्थान सरकार ने ये एमएसएमई अधिनियम 2019 लागू किया गया है, ताकि इसके तहत आप एक मतलब रसीद प्राप्त कर सके, और जैसे ही ये लोग निरीक्षण के लिए आए तो आप रसीद दिखा दो, आपका 3 साल तक कोई निरीक्षण वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये एमएसएमई अधिनियम 17 जुलाई 2019 को लागू किया गया। तो व्यवधान रहित स्थापना हेतु 17 जुलाई 2019 को ये अधिनियम लागू किया गया। अब इस अधिनियम को लागू करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया, राज उद्योग मित्र। अब ये पोर्टल कब बनाया गया? तो अधिनियम जुलाई को लागू हुआ, इसका मतलब इससे पहले एक पोर्टल बना के रख लिया, ताकि ये अधिनियम लागू होते ही लोग आवेदन करें तो किस पोर्टल पे करें। तो इस जुलाई से पहले जून को ही, 12 जून 2019 को ही राज उद्योग मित्र नाम का एक पोर्टल बना दिया,
और इस पोर्टल पे आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको रसीद मिल जाएगी। तो एमएसएमई इकाई को क्या करना होता है, इस इकाई को डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, मतलब अपने जो उद्योग है उसका उद्देश्य है ना, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में एक आपको मतलब अप्लाई करना पड़ेगा, या कहें उद्देश्य बताना पड़ेगा नोडल एजेंसी को, संबंधित नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, और जिसके आधार पे वो नोडल एजेंसी आपको पावती प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। वो इसी पोर्टल के माध्यम से वो नोडल एजेंसी आपको पावती प्रमाण पत्र जारी कर देगी, और उस पावती प्रमाण पत्र के आधार पर 3 साल तक राज्य के सभी कानूनों के तहत, राज्य के कितने भी उद्योगों से संबंधित कानून हो उनके तहत, एक तो अनुमोदन, मतलब आपको नो ड्यूज लेने की जरूरत नहीं है या स्वीकृतियां लेने की जरूरत नहीं है, और न ही आपको निरीक्षण कराने की जरूरत है। तो इन दोनों से अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाएगी। तो वापस देखो, एक बार बताता हूं, एमएसएमई में 3 प्रकार की दिक्कतें आती है। एक तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित, उसको तो सोल्व कर दिया यूआरपी, उद्योग रजिस्ट्रेशन पोर्टल के द्वारा। दूसरी लोन की, तो उसको इसके द्वारा सोल्व कर दिया मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के द्वारा। इसके तहत आपको 10 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा और साथ में ब्याज में अनुदान भी मिल जाएगा। उसके बाद में जो लाइसेंस राज है या बार बार निरीक्षण होते हैं उनसे भी निजात पाने के लिए एमएसएमई अधिनियम 2019 फैसिलिटी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, ये एक्ट है 2019, ये 17 जुलाई 2019 को लागू किया गया, और जुलाई से पहले जून को 12 जून 2019 को राज्य उद्योग मित्र एक पोर्टल बना दिया गया। उस पोर्टल पे आप जैसे ही अपना जो व्यवसाय है उसका डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रोवाइड कराएंगे तो आपको जो संबंधित नोडल एजेंसी है वो नो ड्यूज या कहें एक मतलब पावती प्रमाण पत्र जारी कर देगा, और उस पावती प्रमाण पत्र के आधार पे आपको 3 साल तक राज्य के सभी प्रकार के कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट मिल जाएगी। इस प्रकार से ये आज की क्लास मैंने आपको पढ़ाई। अब ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर सच में ये क्लास समझ में आई है तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप अपने सबसे अच्छे मित्र को ये क्लास शेयर करें, केवल एक मित्र को, और उसको शेयर करके फोन करके बताना कि भाई फला कोई टीचर है वो बहुत अच्छी क्लास पढ़ा रहा है, और उसको क्लास को पूरी लेके जरूर देखना।